फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ, बढ़िया ही होंगे। ठीक है। तो डिस्कस करेंगे आज हम फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन के बारे में। ठीक है। मैंने टॉपिक के नाम तो डाले नहीं है, बट हाँ, मैंने यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, टॉपिक का नाम ये है, फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन। ठीक है। कैसे हम फ्लाई ऐश को यूटिलाइज करेंगे फ्यूचर में। तो अभी रिसेंटली में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये हमारे मतलब एक मिनिस्ट्री है हमारे पास। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप इसको समझ लेना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मिनिस्ट्री ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में क्या है, तो कुछ रूल्स अमेंडमेंट्स किसके रिलेटेड, तो फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन के रिलेटेड। ठीक है। तो जो फ्लाई ऐश हम प्रोड्यूस करते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट से कहीं से भी, तो उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। ठीक है। कैसे हम उसको रिड्यूस करें, क्या क्या अमेंडमेंट्स है, तो ये सब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में है क्या क्या। अब ये जो नोटिफिकेशन है, इसने कुछ रिकमेंड किया है, कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ रूल्स। ठीक है। तो इसमें आप एक ध्यान रखना कि रिकमेंडेशन उन्होंने किस में किया है, फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल्स 2020 में किया है। ठीक है। फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल्स 2020 में उन्होंने किया है। ओके। तो इनको ये पावर कहाँ से मिला, ये जो रूल्स में अमेंडमेंट्स करते हैं, रूल्स लाते हैं, रेगुलेशन लाते हैं, गवर्नमेंट जो भी नोटिफिकेशन जारी करता है कि आपके लिए ये रूल्स है, आपको मैंडेटरी हो गया है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो इनको ये रूल्स से पावर जो मिलता है वो यहाँ से मिलता है। ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से गवर्नमेंट को पावर मिलता है कि वो रूल्स अमेंडमेंट्स रेगुलेशन ला सकता है। ठीक है। देन अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सबसे पहले पढ़ेंगे ये फ्लाई ऐश क्या है, सेकंड इसका यूजेस, इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट, देन प्रीवियस रिकमेंडेशन क्या था, और अभी नया गाइडलाइंस या रूल्स क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके। अब इधर देखिए, इशू, सबसे पहले हम इशू डिस्कस कर लेते हैं कि इशू क्या क्या है। ठीक है। इशू डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्लाई ऐश देख लीजिए, फ्लाई ऐश कैसे दिखता है। तो देखिए, ये कोल पाउडर, ब्लैक ब्लैक चारकोल जैसा। ठीक है। ये क्या है, तो ये एशेस ऑफ कोल है। अब होता क्या है, आपने देखा रहेगा थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है, तो कोल से। हम कोल को जब बर्न करते हैं तो उसके एशेस, जो उसका बाई प्रोडक्ट होता है एशेस, वो जमा होता है। ठीक है। वो जमा करते हैं इंडस्ट्री के बैकग्राउंड में। ये थर्मल पावर प्लांट से आता है। ठीक है। ओके। देन इशू क्या क्या हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये जो कोल है, ये जो एशेस है, अगर ये जमा रहेंगे यहाँ पे, मैं इस फिगर को फोकस कर रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान दीजिए। अगर ये जो एशेस है, अगर ये यहाँ जमा रहेंगे तो ये पानी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। पानी के अंदर जाने के बाद ये ग्राउंड वाटर को क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देंगे। ठीक है। तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन ये एक इशू है। दूसरा, अगर ये एयर में प्रेजेंट है, ये इसके नीचे वाला फिगर देखिए यहाँ पे, अगर ये एयर में प्रेजेंट है तो ह्यूमन हेल्थ को, रेस्पिरेटरी, आप दिल्ली में देखते हो ना क्या हालत है, वहाँ क्या इशू है, तो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करेगा। दूसरा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस कर देगा। अभी रिड्यूस कैसे करेगा, देखो आपको पता है कि सन से जो रेस आता है वो प्लांट पे आता है, प्लांट उसको फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब सन और प्लांट के बीच में ये लेयर एक बन जाएगा, ठीक है, ये कोल एशेस का लेयर बन जाएगा, तो क्या उतना इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, वो जो प्लांट है वो सन के लाइट को एब्जॉर्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। देन थर्ड वन, चैलेंजेस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब हमें पता है कि हमें हमारे इंडिया में सॉलिड वेस्ट का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा क्या बहुत ही इशू है। देन ऊपर से ये कोल के एशेस, इसको भी हम कहाँ मैनेज करेंगे, इसके लिए भी मैनेजमेंट अभी तक कुछ है नहीं। ठीक है। तो इसीलिए गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन सब आ रहे हैं। फोर्थ वन इज, आप यहाँ देखिए पर्टिकुलर मैटर। ये पर्टिकुलर मैटर क्या होता है, तो ये छोटे 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 सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे, आप देख नहीं पाओगे। यहाँ मैंने दिखाया हूँ, ये जो आपके हेयर है ना, इस हेयर का जो छोटे 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 छोटे, मतलब आपके हेयर के डायमीटर को आसपास से छोटे छोटे पार्टिकल्स जब राउंड कर लेंगे ना, ये इतने छोटे होते हैं। देखो मैंने सर्कल किया हूँ, PM10, PM2.5। ठीक है। ये माइक्रोमीटर,
माइक्रोमीटर में होते हैं, मतलब आपके बाल से भी बहुत, मतलब 5-6 गुना छोटे, आप उसको देख नहीं पाओगे। ये पर्टिकुलर मैटर है, ठीक है। ये सब इशू है। अगर ये हमने अगर इसके लिए कुछ गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन अगर नहीं लाए, तो ये जो थर्मल पावर प्लांट वाले हैं, जहाँ जहाँ पे कोल को बर्न करते हैं, कोल का यूजेस होता है, वहाँ पे ये लोग ऐसे ही स्टोर करते जाएंगे और ये नेचर में इफेक्ट, हार्मफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करते जाएगा। तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अब इसमें आप देख लीजिए कि क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन ऑक्सीजन, देन कैल्शियम, देन लीड, देन आर्सेनिक, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। अब आपको पता है ना, ये लीड, आर्सेनिक इसमें प्रेजेंट रहते हैं, और ये जब पानी के साथ मिलेंगे, मान लो बारिश आ रहा है, ये कोल एशेस ऐसे ग्राउंड में ओपन रखा है, बारिश आएगा, इस एशेस के साथ मिक्स होगा, ऊपर से क्या होगा, इसमें जितने भी मेटल्स है ये सब फ्लो होकर कहाँ जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे, जिसको आप बोलते हो लीचिंग प्रोसेस। मिनरल्स, मेटल्स सब फ्लो करके कहाँ लेके चले जाएंगे, ये ग्राउंड वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। वैसे ये लीड और आर्सेनिक ग्राउंड वाटर मिक्स हो जाएगा, और जब हम इसको ड्रिंकिंग पर्पज से यूज़ करेंगे तो अलग अलग बीमारी, किसी को कैंसर, किसी को टीथ का इशू, बोन का इशू वगैरह वगैरह, बहुत कुछ, मतलब आपने सुना रहेगा ग्राउंड वाटर से किसी मतलब बहुत कुछ इशू आता है मतलब हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये इफेक्ट करेगा। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको रिड्यूस, मतलब जो ये प्रेजेंट है हम कम तो नहीं कर सकते। अब इलेक्ट्रिसिटी हमको कंपलसरी है, अब ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी तो हम ला रहे, लेकिन अभी इसके लिए बहुत टाइम है। हम ग्रीन फील्ड, ग्रीन एनवायरनमेंट के थ्रू हम लाएंगे, हमें अभी कम से कम 20-25-30 साल लग जाएंगे, ठीक है। हम डेवलपिंग नेशन है ना, तो हमें टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली 20-30 साल तक, लेकिन तब तक के लिए क्या करेंगे, कोल से इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगा, तो इसके लिए हम एक अल्टरनेट वे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट वे देखो, यहाँ मैंने आपके सामने यही वे रखा है कि क्या क्या किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके यूसेस देखो, जैसे कि फ्लाई ऐश ब्रिक, तो वैसे हम ब्रिक्स किससे बनाते हैं, मिट्टी से, ठीक है, सॉइल से। तो हमारा एक अल्टरनेट वे हम निकाल सकते हैं कि ये जो फ्लाई ऐश ब्रिक है, हम इस फ्लाई ऐश से क्यों ना बना दे। आप देखे रहोगे बहुत जगह कंस्ट्रक्शन पे, नया नया जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे एक बड़े बड़े ब्रिक्स होते हैं एकदम सीमेंट जैसे, आप उसको उठाओगे तो बहुत लाइट वेट रहता है, बहुत लाइट वेट, ये इसी से बने होते हैं। सेकेंड वन, रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन, तो इससे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काम आ सकता है। और देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत काम आएगा। क्यों, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट जो हम रोड बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, ये ऑब्वियसली कहाँ से, सीमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए सीमेंट का यूज़ ज़रूरी है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है। देन कोई टेम्प्ररी कंस्ट्रक्शन हमें करना हुआ, ठीक है, टेम्प्ररी कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद एक और मेन है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ये कैसे करते हैं, जैसे आपके सामने देखो, ये गंदा पानी है, मतलब प्योर इम्प्योर वाटर, इसमें आप क्या करोगे, ये जो कोल है, फ्लाई ऐश है, इसको मिक्स कर दोगे, धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो फ्लाई ऐश है ये पॉल्यूटेंट्स को नीचे सेटल करेगा। देखो थर्ड बीकर में दिख रहा है, इसने क्या किया, पूरा सेटल कर दिया, हो गया वाटर क्लीन। तो एक टाइप का ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है फ्लाई ऐशेस, ओके। देन अब हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट्स क्या क्या है या गाइडलाइंस जो भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब गाइडलाइंस लाने का ज़रूरत क्यों पड़ा, रीज़न क्या था, मतलब ऐसे जैसे चल रहा था वैसे भी तो चल सकता है। तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि 1999 में हमारे पास जो ऐश कलेक्ट होता था वो था 10%, ठीक है, 10%। लेकिन अभी क्या हुआ, 2020 में जो ऐश प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 92%। अभी ऐश प्रोड्यूस 92% हो रहा है, तो इसको रिकवर या रीयूज़ या रिसाइकल कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये एनवायरनमेंट में ऐसी हार्मफुल क्रिएट करेगा नेचर को, ठीक है, नेचर को हार्मफुल बनाएगा ये। तो इसके लिए गाइडलाइन आना जरूरी हो गया था। अब देखिए, ये डेट याद रखना, 1 अप्रैल 2022, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को जब ये जो फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन रूल्स 2021 का जो आया है, ये जब भी लागू हो जाएगा, मतलब ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को बोल रहे हैं, तो ये जिस दिन लागू होगा उस दिन से, ठीक है, उस दिन से देखो, उसके बाद से जो भी नया थर्मल पावर प्लांट बनेगा, मीन जो भी नई कंपनी जो भी पावर प्लांट को नया कोई एस्टैब्लिश करेगा, तो उसके लिए रूल्स क्या है, एक्चुअली दो है ना, एक तो जो पहले ही से है, मतलब 2022 के पहले से ही है, और एक जो 2022 के बाद अगर कोई नया थर्मल पावर प्लांट आया तो जो पहले से ही है उसके लिए तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे न्यू थर्मल पावर प्लांट। तो जो नया थर्मल पावर प्लांट आएगा उनके लिए क्या रूल्स है, तो उनके लिए ये रूल्स है कि आप जब भी पावर प्लांट थर्मल सेटअप करोगे,
आफ्टर 2022। तो 2021 रूल्स के अकॉर्डिंग आपको 4 साल का मौका दिया जाएगा, ठीक है। 4 साल के अंदर आप जो भी यूटिलाइज मतलब फ्लाई ऐश प्रोड्यूस करोगे उसको 100% आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये किसके लिए रूल्स है? न्यू थर्मल पावर प्लांट के लिए, कि आपको 4 साल का टाइम दिया जाएगा और जो भी आप फ्लाई ऐश प्रोड्यूस करोगे उसको 100% आपको यूटिलाइज करना है। पहले ये 4 साल था, लेकिन अभी रिसेंट में जो आप गाइडलाइन हम पढ़ रहे 2021, इसमें कर दिया गया है 3 साल। तो अब जो भी न्यू थर्मल पावर प्लांट आएगा उसको 3 साल के अंदर 100% फ्लाई ऐश को यूटिलाइज करना पड़ेगा। देन ओल्ड, अब ओल्ड थर्मल पावर प्लांट क्या है? तो इनके लिए, अब ये ओल्ड थर्मल पावर प्लांट है तो ऑब्वियसली ये लोग क्या किए रहेंगे, ये पहले से ही ऐश को स्टोर करके रखे रहेंगे डंप यार्ड में बहुत सारे। तो उनके लिए क्या रूल्स है कि विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर अंदर आपने जितने भी ऐश को स्टोर किए हैं, ये मैंने लिखा हूं ना लिगेसी ऐश, लिगेसी ऐश मतलब जो हम पास्ट से स्टोर करते आ रहे, स्टोर करते आ रहे, उनको आपको 100% यूटिलाइज करना पड़ेगा 10 ईयर्स के अंदर, विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर अंदर आपको 100% यूटिलाइज करना पड़ेगा ये लिगेसी ऐश, ठीक है, जो पहले से आपने स्टोर करके रखा है। ये किसके लिए है? ओल्ड थर्मल पावर प्लांट के लिए। तो ये न्यू और ओल्ड के लिए क्लियर हो गया आपको। देन अब हम आते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में एज पर ऐश यूटिलाइजेशन रूल्स 2021 नया गाइडलाइंस ये निकला है कि कोई भी न्यू ऐश पॉन्ड क्रिएट नहीं करेगा, न्यू ऐश पॉन्ड परमानेंट के लिए क्रिएट नहीं करेगा। जैसे पहले क्या होते थे कि थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस करते थे इलेक्ट्रिसिटी और वो डंप यार्ड में इसको डंप करते जाते थे ऐसे साल 2 साल 3 साल, और वो क्या होता था नेचर को ग्राउंड वाटर में चले जाता था, एयर में चले जाता था। अब वैसा नहीं करना है, परमानेंट नहीं, स्टोरेज नहीं है। हाँ, आप ओनली टेम्पररी ऐश पॉन्ड बना सकते हो, वो भी उन्होंने गाइडलाइन दिया है कि 0.1 हेक्टेयर पर मेगावाट। ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप मीन्स छोटा सा एक एरिया बना सकते हो और उसको भी आप टाइम टू टाइम यूटिलाइज करोगे। या तो आप सीमेंट इंडस्ट्री को दे दो फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो आप रोड कंस्ट्रक्शन के लिए दे दो। अभी रिसेंट में मतलब कुछ ही दिन का बात है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्या ये किया है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनको जो भी फ्लाई ऐश प्रोड्यूस करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट NHAI को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? तो NHAI। अब NHAI क्या है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको देना पड़ेगा। फॉर व्हाट पर्पसेस? सो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स। ओके, तो ये थर्मल पावर प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फ्लाई ऐश को वो देंगे NHAI को, और वो NHAI इस फ्लाई ऐश को लेके रोड का कंस्ट्रक्शन करेगा। इको फ्रेंडली है। देन 1 मिनट। देन अब ये जो न्यू ऐश दोनों के लिए कॉमन था कि टेम्पररी आप ऐश पॉन्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐश पॉन्ड मतलब एक सिंपल सा डंप यार्ड जिसमें आप ऐश को मतलब डंप करते जाओगे। बट ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। किनके लिए? नॉट एप्लीकेबल टू थर्मल पावर प्लांट बिफोर 2009। 2009 के पहले जो भी थर्मल पावर प्लांट मतलब बने हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है कि वो टेम्पररी मतलब बना सके, उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा पूरा। और ध्यान रखना दोनों कंडीशन में, चाहे न्यू हो या ओल्ड हो, 100% यूटिलाइजेशन ऑफ ऐश है, फ्लाई ऐश है। ओके, 90-80 नहीं, 100%। क्लियर हो गया इतना? हाँ, और इस जो नया रूल्स 2021 में आया इसमें एक और आया, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एनवायरनमेंट में मैंने ये बता चुका था कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या है। जो करेगा वो भरेगा, सिंपल। जो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसका सजा कोई और नहीं मतलब ये करेगा कि प्रोड्यूस करे वो और इफेक्ट किसी और को हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। जो कोल ऐश, जो फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होगा उसको मैनेज करने के लिए वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो गाइडलाइन निकाला है, जिसने भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो भी निकालेगा उसके अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वैसे मैं ठीक है बहुत बोल रहा हूँ। वैसे मैं वीडियो में काफ़ी बोलता हूँ, मैं ट्राई करूँगा इसको कम करने के लिए, ठीक है। हाँ, मैंने वापस से बोल दिया। ओके, हम देखते हैं अब एक्सेप्शन। एग्जेप्शन क्या क्या है कि इसमें किसको किसको छूट है। ये जो गाइडलाइंस निकला है ये कौन कौन फॉलो नहीं करेगा? तो सिंपल, जो सोलार से प्रोड्यूस कर रहा है, जो विंड से प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो तो एक्चुअली ग्रीन फील्ड में आ जाएगा ना, ग्रीन फील्ड में। तो उनके लिए तो कोई पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल नहीं है, ना उनके लिए कोई गाइडलाइंस है। बट हाँ,
उनको रिक्लेम मिलेगा। रिक्लेम रिक्लेम मतलब कि अगर आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आपको, जैसे फार्मर को सब्सिडी मिलता है, हमें कुछ सर्टिफिकेट मिलता है कि आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने कुछ नहीं किया है, पॉल्यूशन एमिट मतलब एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रहे हो, तो एक सर्टिफिकेट मिलता है ना अच्छा काम करने पे, तो इनको रिक्लेम मिलेगा या सर्टिफिकेशन मिलेगा। और ये देगा कौन? तो CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, ये इनको सर्टिफिकेट देगा। किनको? जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, जिनको इस गाइडलाइन से बाहर रखा गया है, सोलार, विंड, ग्रीन बेल्ट, प्लांटेशन। एक्चुअली पहले क्या था कि पहले, हाँ, पहले खाली ग्रीन बेल्ट और प्लांटेशन थे एग्जेम्पशन में, लेकिन अब क्या हुआ, अब सोलार और विंड को भी डाल दिया गया है ये नए गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है। अब इनको भी सर्टिफिकेट और रिक्लेम मिल सकता है। पहले क्या था टाइम पीरियड ये सर्टिफिकेट क्लेम करने का? 3 साल था, ठीक है। सॉरी, पहले था 1 साल, पहले 1 ईयर था। 1 ईयर में आपको रिक्लेम करना पड़ेगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाके आपको रिक्लेम और सर्टिफिकेशन जो भी है करना पड़ेगा। बट अब उस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है, तो अच्छी बात है, मतलब टाइम पीरियड को अगर बढ़ा दिया गया है तो 3 साल है। अब उनके पास 3 साल का टाइम है कि वो अपने आप को और भी अच्छा मतलब बता सकते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट रिक्लेम करके। देन अब मैंने 2 बॉडी का नाम लिखा हूँ, एक है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एक है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, CEB। मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, आप मतलब जस्ट रिमेंबर कर लेना, CEB, सेंट्रल। क्योंकि ऐसे ध्यान रख लेना कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट, तो वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी ना, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ओके, तो इन दोनों ने मिलके प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द सेफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग न्यू ऑपरेशन एंड एश पॉन्ड। मतलब इन्होंने एक गाइडलाइन निकाला है, किस लिए गाइडलाइन? फॉर द सेफ मैनेजमेंट ऑफ, किसका मैनेजमेंट? तो जो एश पॉन्ड एग्जिस्ट में है, जो न्यू बनेगा या जो ऑपरेशन में है, इनके लिए। और अलॉन्ग विथ सर्टिफिकेशन, मतलब इनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि आपने अगर अच्छा काम किया है तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। ऐसा हम देते हैं ना, जैसे कुछ अच्छा काम करता है तो इस वे में। ये इतना आपको ध्यान रखना जरूरी नहीं है, बॉडी का नाम याद ध्यान रखना कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और CEB, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये दोनों इन्वॉल्व में है किसमें? गाइडलाइंस और मैनेजमेंट की उसमें, ठीक है। देन आप ये देख लीजिए, ये आपका थर्मल पावर प्लांट है। ओके, इसके 300 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है, 300 किलोमीटर के रेडियस में आप जो भी कंस्ट्रक्शन करोगे, आप मतलब ये जो प्रोड्यूस कर रहे, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल वाला जो प्रोड्यूस करेगा, उसको आज 300 किलोमीटर के रेडियस में उसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और किससे? जो भी रोड बनाएगा तो फ्लाई ऐश, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन फ्लाई ऐश, ठीक है, वो करना पड़ेगा। और ये इनके लिए मैंडेटरी है, कोई ऑप्शनल नहीं है कि ठीक है बाद नहीं किया किया, मैंडेटरी है कंस्ट्रक्शन फ्लाई ऐश। और ये ऑब्वियसली ये तो कंस्ट्रक्ट करेंगे नहीं, ये किसी और को देंगे जो कंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है, ये सेल करेंगे, किसी को बेचेंगे। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फ्लाई ऐश बनाए और एक दूसरा बिजनेस चालू करते, फ्लाई ऐश बना के इसका जो ब्रिक्स बना बना के बेचे हाई प्राइस में, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल दिया है। क्या ये जो सेल करने का प्राइस है ना, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करने वाला बॉडी है DSR ऑफ सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मीन्स डिपार्टमेंट शेड्यूल रेट। ये रेट फिक्स करेगा कि जो थर्मल पावर प्लांट वाला पर्सन है उसको बोलेगा कि आप इतने रेट में ही ब्रिक्स को सेल कर सकते हो, इतने रेट में ही आप सीमेंट को जो जहाँ पे सेल कर रहे हो उसको सेल कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। मतलब यहाँ भी इनको रेगुलेटरी डाल दिया गया, यहाँ भी ये इसका बेनिफिट नहीं उठा सकते, ठीक है। या तो PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का, तो जो ये प्राइस डिसाइड करेंगे, ये बॉडी, ध्यान रखना, ये जो बॉडी है ना, DSR, डिपार्टमेंट शेड्यूल रेट ऑफ सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये जो प्राइस फिक्स करेंगे उसी प्राइस से ये थर्मल पावर प्लांट वाले को ब्रिक्स को सेल करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन वाले को, या जहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर का कंस्ट्रक्शन जा रहा है, जहाँ पे यूटिलाइज सीमेंट इंडस्ट्री, कहीं पे भी, तो ये अपने मन से बेच नहीं सकते। ओके, देन हम पढ़ते वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल 2019 में इसको सेलिएबल कम्युनिटी बना दिया गया था। सेलिबिलिटी मतलब इसको सेल भी कर सकते हैं, पहले फ्लाई ऐश का कोई यूज़ नहीं था, अब फ्लाई ऐश को सेल कर सकते हैं एज अ ब्रिक्स, एज अ सीमेंट, एज अ सेल करके रोड कंस्ट्रक्शन में काम आ जाएगा, घर बनाने के लिए काम आ जाएगा, वाटर फिल्टर के लिए, कहीं भी। देन एक ऐश ट्रैक मोबाइल ऐप बनाया गया है, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बनाया है। ये क्यों बनाया है? तो जहाँ जहाँ पे ऐश है वहाँ पे ट्रैक करके हम उनको मतलब गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, फ्लाई ऐश को आप मतलब एक जगह कंसंट्रेट मत करो, इससे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। देन फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन,
अब ये किसने किया? तो ये एनजीटी ने किया है। एनजीटी मीन्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इन्होंने एक मिशन चालू किया फ्लाई ऐश को मैनेज करने के लिए, कैसे आप इसको मैनेज करके यूटिलाइज कर सकते हो अलग अलग फील्ड में, ठीक है। देन महाराष्ट्र ने 2016 में स्टेट फ्लाई ऐश पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो ऐसे हर एक स्टेट अपने अपने तरीके से पॉलिसी को रूल्स एंड रेगुलेशन ला सकता है और इस फ्लाई ऐश को कंट्रोल कर सकता है। ओके, तो ये था फ्लाई ऐश के बारे में। इसमें अगर कुछ डाउट आपको लगे तो आप बता दीजिएगा, और हम इस वीडियो को मतलब कुछ डाउट रहेगा तो हम क्लियर कर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कुछ वीडियो आपको लग रहा है कि इस पे बनाना चाहिए, ये टॉपिक पे, एनवायरनमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो उसमें अमेंडमेंट्स गाइडलाइंस जैसे स्टेट फॉरेस्ट एक्ट वगैरह वगैरह। तो अगर आपको कुछ ऐसा टॉपिक्स लग रहा है जिसको कि मतलब ये पढ़ने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक के बारे में वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।